नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय के पर्दे का होगा। यह पर्दा क्या है, पटियाल आपको बताएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इससे मान जाएगा? पटना में पेपर लीक और गोधरा में पोस्ट एग्जाम ओएमआर शीट भरने के आरोप क्या खारिज हो जाएंगे? पेपर लीक के मुख्य आरोपी पर बिहार के डिप्टी सीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या पटना पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, उन्हें गवाह बनाएगी? आज पीएम मोदी बिहार के नालंदा में थे। देश को नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर दिया गया। आप सब जानते हैं कि नालंदा भारतीय शिक्षा का गौरव है, विश्व गुरु का सर्टिफिकेट है। अब पीएम मोदी फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन एनटीए जैसे संस्थान और नीट स्कैम के रहते क्या यह संभव है? नालंदा से नीट तक का परीक्षण पटियाल के साथ। दूसरा परीक्षण गर्मी के मौत वाले अवतार का होगा। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देश में गर्मी से मौत का इतिहास बदलने वाला है? गर्मी की वजह से दिमाग खराब होने के दावे में कितना दम है? भारत में रात की गर्मी का रिकॉर्ड टूटने के क्या नुकसान हो रहे हैं? और गर्मी के देसी और विदेशी अवतार का परीक्षण आप पटियाल के साथ जरूर देखिए। आज का तीसरा परीक्षण अमेज़न के डिब्बे से निकले काले नाग का होगा। बंगलुरु के किताब मंगवाई गई एक कपल की तरफ से, डिब्बा खोला तो अंदर क्या निकला? अंदर निकला काला नाग, वो भी जिंदा। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? इसके अलावा पटियाल आइसक्रीम में मिली उंगली पर आज बड़ा खुलासा करेगा। चौथा परीक्षण बैटरी वाले वाहन की सुरक्षा पर उठे सवालों का होगा। गर्मी जरूरत से ज्यादा है, ऐसे में लोगों को आशंका यह है कि बैटरी वाले वाहन कितने सुरक्षित हैं। हर आशंका का जवाब पटियाल देगा। इसके लिए बस आप मेरे साथ रात 9:45 तक बने रहिए। आज भी पटियाल का पहला परीक्षण देश के 24 लाख बच्चों की सबसे बड़ी चिंता पर है। देश के बड़े बड़े पत्रकारों की खबर बदल गई, लेकिन पटियाल ने नीट पर देश की चिंता का दामन नहीं छोड़ा है, क्योंकि यह पटियाल के लिए खबर नहीं, एक कमिटमेंट है। नीट के परीक्षण में आज एक और कहानी जुड़ गई। यह कहानी है बिहार के नालंदा की। जब भारत विश्व गुरु था, तब बिहार का नालंदा उसकी कीर्ति का झंडा था। आज बिहार का पटना नीट के करप्शन का विसल ब्लोअर है। फिर भी एनटीए और देश का शिक्षा विभाग आंख बंद करके बैठा है। 834 साल पहले नालंदा पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया, विश्वविद्यालय और पुस्तकालयों को जला दिया। 2024 में 24 लाख छात्रों को एनटीए और नीट में उसी तरह की आग दिख रही है। नालंदा के गौरव से नीट की शर्म तक का परीक्षण शुरू करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नालंदा में थे। यहां पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी के उस पुराने हिस्से को भी देखा जो कभी देश का गौरव होता था। नालंदा दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जो मिटा दिया गया, सदियों उपेक्षित भी रहा। अब इसे फिर से विकसित किया गया है। 455 एकड़ जमीन पर 1749 रुपए खर्च किए गए। यहां नई बिल्डिंग, दर्जनों तालाब, मेडिटेशन हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आवासीय परिसर बनाए गए हैं। यह देश के महान इतिहास और गौरव को फिर से बनाने की कोशिश है। पटना यहां से 66 किलोमीटर दूर है, जहां देश को शर्मसार करने वाली कहानी चल रही है। कौन सी कहानी? नीट पेपर लीक केस में आरोपियों से यहां पूछताछ हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। नीट के आयोजक एनटीए और देश का शिक्षा मंत्रालय सच को स्वीकार नहीं कर रहा है। नालंदा वाला भारत नीट को देखकर आंसू बहा रहा है और 800 साल पहले वाला नालंदा फॉरेन स्टूडेंट को ज्ञान देता था, लेकिन आज नीट अपने 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। बिहार के नालंदा में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की शिक्षा को लेकर आज बड़ी बड़ी बातें कही। एनटीए के चेयरमैन को यह बातें सुननी चाहिए, एक बार नहीं बार बार सुननी चाहिए, ताकि अपने किए धरे पर एनटीए को कम से कम शर्म तो महसूस हो।
नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता। नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित किया जा रहा है, यह अच्छी पहल है, लेकिन आधुनिक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गठित एनटीए जैसी संस्थाएं निराश कर रही हैं। इनकी तसल्ली से सर्जरी करना जरूरी है, आज की जरूरत है। एनटीए की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। अब पटियाल जो बताने जा रहा है उसे एनटीए और देश के शिक्षा मंत्री जरूर सुने। पटना नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। वो पेपर लीक के संदिग्ध कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है। कल भी कुछ संदिग्ध आए थे, आज भी कई कैंडिडेट से ऑफिस में पूछताछ की गई, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। कैंडिडेट्स के सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जिनसे जो पूछताछ हुई है, उनकी जानकारी पेपर लीक में अरेस्ट आरोपियों ने ही दी थी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पटना के लर्न प्ले स्कूल में एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुए पेपर के क्वेश्चंस दिखाए गए थे और आंसर्स रटाए गए थे। नीट के जिन छात्रों को पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया, उनका पेपर लीक पर क्या कहना है, पहले यह सुन लीजिए। उसके बाद पेपर लीक मामले में इस्तेमाल हुए सरकारी गेस्ट हाउस के मंत्री वाले कनेक्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या सनसनीखेज खुलासा किया है, वो आपको बताऊंगा। कितना नंबर आया था? ये पता नहीं। लड़की को कितना नंबर आया? 609। जाएंगे तब पता चलेगा क्या हुआ। आपका क्या नाम है? सब बताएंगे आके, आप लोग वेट कीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए। आपको सब बताएंगे, आप वेट कीजिए। हाँ। और जो सच्चाई है, हाँ। देश का जो भी देख रहे हैं स्थिति, हाँ। ये पता चलना चाहिए। ठीक है। जब मैं लौटूंगा मैं बयान दूंगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मत कीजिए। पेपर लीक होना गलत बात है या नहीं? एकदम गलत, 100%। नोटिस में सूचना मिली है कि आप अपने कैंडिडेट के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। मेरे को आज का डेट है। अच्छा, आज का डेट दिया गया था, कहाँ से आए हैं सर? बख्तियारपुर से। यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया, और क्या कहा जाएगा? आपकी बच्ची एग्जाम दे रही थी? जी हाँ, जी क्या हाँ। नाम है बच्ची का? ईसा भारती। कहाँ पे सेंटर मिला था? सेंटर सगुना मोड़ के पीछे था। फिर आपको क्यों नोटिस दिया गया? आई डोंट नो, मेरे तो मार्क्स में मिनिमम। कितने मार्क्स आए हैं आपको? अब मतलब 2-3 बार जब शीट खोल रहे हैं नए मार्क्स दिखाए गए। क्या आपके अलावा किसी क्या और है? लोगों को भी बुलाया गया? ऐसी कोई जानकारी आपके करीबी लोग कोई? नहीं सर, आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई रही। अभी ये बताइए, एग्जाम के दिन आप कहाँ गाड़ी चला के ले गए थे? हम कहीं नहीं ले गए थे, हम तो घर पर छुट्टी पर थे। तो कौन ले गया था? अब हम कहाँ जाने, कहाँ गए? आप उसके परिवार हम के नहीं थे। ड्राइवर हैं, तो आप- रटवाने कहाँ हम गए उनका थे? परिवार में कहाँ थे? हम यहाँ थे ही नहीं। बच्ची उनकी बेटी है ना? किनकी थी? जो बच्ची हमको नहीं मालूम है काची है बेटे। हम तुमका मेरा सर के बेटी उटी नहीं है। कौन डॉक्टर गाड़ी है? हाँ? बोले ना डॉक्टर सुरेश प्रसाद। डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा दिए? गाड़ी में क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है?
पटना में लीक हुए नीट एग्जाम का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु जेल में है। सिकंदर इस खेल का कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसके सबूत पटियाल ने आपको कल ही दिखाए थे। सिकंदर बड़े बड़े मंत्रियों की सिफारिश पर सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करता था। पटना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिस गेस्ट हाउस में सिकंदर ने अपने भांजे और पेपर लीक मामले के आरोपी कैंडिडेट अनुराग को रुकवाया था, वो गेस्ट हाउस भी एक मंत्री की सिफारिश पर ही बुक किया गया था। आखिर कौन है वो मंत्री जो पेपर लीक जैसे अपराध के आरोपियों के लिए गेस्ट हाउस बुक कराता है? गेस्ट हाउस की बुकिंग पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद बिहार की राजनीति में करंट दौड़ रहा है। करंट डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया कि नीट पेपर लीक मामले में एक और शख्स की उनके बयान के बाद एंट्री हो गई। उस शख्स का नाम है प्रीतम। प्रीतम कौन है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से प्रीतम का क्या रिश्ता है? और कौन है वो मंत्री जिसकी सरपरस्ती में पेपर लीक माफिया फलता और फूलता रहा? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नाम तो उछालकर सच बता रहे हैं या फिर इस सच को छुपा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था तो सरकार उनकी थी, वो खुद डिप्टी सीएम थे। ऐसे में अब वो इस केस में पूर्व डिप्टी सीएम का नाम क्यों घसीट रहे हैं? ये राजनीति है या फिर कोई जानकारी? आइए ये समझते हैं। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। अरे बता, NTA ने कंडक्ट कराती है एग्जाम। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने शुरू में क्या कहा? प्रश्न पत्र लीक कहाँ से हुआ? मैंने सरगना को पकड़िए ना, कौन व्यक्ति किसके नाम पर कहाँ कोई टिका हुआ है। अब हमें यहाँ टिके हुए हैं, पार्टी ने हमको दे रखा है। हम अवैध काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। बात तो साफ है ना। प्रीतम नाम ले रहे हैं, वो नाम किनका ले रहे हैं हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बात तो साफ जानते हैं कि जब कंडक्ट कराने की, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, जो फेलवर है वहाँ ना पकड़ी, जांच करवाइए ना, उसकी जांच होनी चाहिए ना। डेप्यूटी सीएम और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह एक दूसरे पर आरोपों का गेम खेल रहे हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे सियासी लोग अक्सर मौका देखकर चौका मारते हैं, लेकिन पटियाल लगातार जांच में लगा है। आज भी उसकी टीम NHAI के गेस्ट हाउस में पहुंची। वहां क्या पता चला वो देखिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर नीट पेपर लीक गैंग में शामिल अभ्यर्थी अनुराग यादव को एयरपोर्ट के सामने NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। इस वक्त हम देखिए गेस्ट हाउस के परिसर में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर जो है जूनियर इंजीनियर था, उसने अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया। परीक्षा माफिया सिकंदर ने सरकार के नाक के नीचे खेल खेला है। पुलिस भी यहाँ पहुंची थी और कई सारे कागजात को जब्त करके ले गई है। देखिए यहाँ के एक स्टाफ हैं, हम पूरे मामले पर उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। 4 मई को अनुराग यहाँ रुका था, यहाँ बुकिंग थी। रजिस्टर में उसके नाम की एंट्री है अनुराग यादव। 12:40 दोपहर में वो आया था, लेकिन नाम के आगे लेटर नंबर 440 लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है मंत्री जी।
तो किस मंत्री जी ने सिफारिश की थी? किसी मंत्री ने नहीं की थी। वो बुकिंग रजिस्टर भी नहीं है, जो रजिस्टर है वो सर्विस रजिस्टर है जिसमें हाउसकीपिंग से रिलेटेड डिटेल सारी लिखी हुई है। और उस समय बुकिंग आई, उसके सामने रजिस्टर रहा नहीं होगा बुकिंग रजिस्टर, उस लड़के ने उसमें लिख दिया और जिन्होंने बुकिंग कराई उन्होंने बोला होगा कि अरे मंत्री जी का गेस्ट है देख लेना, तो उसने बस कॉशियस बस लिख दिया होगा मंत्री जी वहाँ पे, ताकि स्पेशल केयर हो सके गेस्ट की। अच्छा, पुलिस तो आई थी उसके बाद यहाँ पे? बिल्कुल, 5 तारीख को आई थी। पेपर कई सारे जब्त करके ले गई? नहीं, जब्त करके क्या ले गई सर, जो जो उनको डिटेल रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने दे दी अपने पास से, जब्त करके कुछ नहीं ले गई। लेकिन लोग तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि किसके पैरवी पर वो यहाँ रुका था। सर ये पैरवी कैसे पता चलेगी? आप एक होटल हो चाहे गेस्ट हाउस हो, नॉर्मल प्रोसीड्योर क्या है, आपके पास बुकिंग लेटर आता है, किसके नाम की बुकिंग है, आप उसको रूम दे देते हो। बुकिंग लेटर क्या आप हमें दिखा सकते हैं? नहीं सर, वो हमने उनको ऑलरेडी दे रखा है। आपने क्या ईओयू को दे दिया है? वो उसी दिन ले लिया उन लोगों ने, सारी डिटेल्स ईओयू ने पहले ही ले ली हमसे, 5 तारीख को ही ले ली थी वो। पटना के साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस भी नीट पेपर लीक मामले में एक्टिव हो गई है। यह एक अलग केस है। पटियाला की पड़ताल में यह पता चला कि मुजफ्फरपुर के मालीघाट में डीएवी नाम का एक स्कूल है, इसमें नीट एग्जाम का सेंटर था। यहां पर पुलिस ने एक नकली कैंडिडेट पकड़ा जो दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के लिए आया था। हैरानी की बात सुनी, पुलिस के मुताबिक आरोपी जोधपुर एम्स का छात्र है। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का यह सबूत है और इसका नाम है हुक्माराम। हुक्माराम पटना के राज पांडे की जगह पर परीक्षा दे रहा था। दावा यह भी है कि मुजफ्फरपुर पुलिस जांच के लिए जोधपुर तक जाएगी। शक के घेरे में डीएवी स्कूल का प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल पर आरोप यह है कि जब फर्जी कैंडिडेट पकड़ा गया तब प्रिंसिपल ने पुलिस को बिना जानकारी दिए ही उसे छोड़ दिया। अब ये जो दायरा है इसका आगे आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में कल नीट से जुड़ी हुई 12 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 12 में से 4 याचिकाएं एनटी की तरफ से दायर की गई हैं, तो बाकी की 8 छात्रों और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब पटियाला आपको एक ऐसी बात बताएगा जिसे सुनने के बाद आप गुस्सा भी हो सकते हैं। नीट स्कैम में परेशान कुछ छात्र आज फिर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन शिक्षा मंत्री उनसे नहीं मिले। मंत्री जी के स्टाफ ने छात्रों का लेटर रिसीव किया और वो उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। पटियाला की सहयोगी अजातिका सिंह वहीं मौजूद थी जब ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने छात्रों से बात की और उनकी बात सुनी, उसे रिकॉर्ड किया। मकसद ये था कि पूरा देश उन्हें सुन सके और समझ भी सके, शिक्षा मंत्री को भी उनकी गलती का एहसास हो। जो लेटर आप लोग देकर आए हैं नेहा, क्या कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, हमारा डिमांड तो ये है कि जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 23 जून को, वो जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया रीनीट हो पूरे बेसिस पे, ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि एनटीए जो ऐसा बॉडी है जो जिस एग्ज़ाम का जिम्मेदारी उसको दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें हो रही हैं, तो एनटीए को पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए और एमओई अपने अंदर डायरेक्टली इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स वो करवाए। और हमारी तीसरी ये डिमांड है कि अगर एनटीए के ऊपर इंक्वायरी हो रही है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि क्या होगा, क्या हुआ है, जो कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिया है उस केस में, तो एनटीए के ही जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो कैसे उस कमेटी को हेड कर सकते हैं। आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और यदि ऐसा कुछ होगा तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा ताकि काउंसलिंग रोके और नीट का एग्ज़ाम दोबारा। अब पटियाला जो आपको बताने जा रहा है उसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि नालंदा का गौरव तो लौट रहा है, लेकिन नीट का पतन हो रहा है। पिछले काफी दिन से पटियाला इस कोशिश में है कि सरकार की मर्जी क्या है यह पता चल सके। इस पूरे मामले पर सरकार क्या चाहती है, कुछ करना भी चाहती है नहीं। आज सूत्रों के हवाले से थोड़ी सी सफलता जरूर मिली। सरकार ने नीट परीक्षा के पटना और गोधरा सेंटर्स की जांच की है। वहां एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स और मेरिट की लिस्ट बनाई है। सरकार के सूत्रों का यह भी दावा है कि गोधरा सेंटर पर करीब 2500 कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। इनमें से 60 के 720 में से 500 से ज्यादा नंबर आए हैं। 800 से 640 से अधिक नंबर आए हैं। 8 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके 640 से ज्यादा नंबर हैं। बिहार के संदिग्ध 12 सेंटर्स जिनकी जांच चल रही है, उनमें करीब 5800 छात्रों की मेरिट लिस्ट में जो जगह बनाई है, इनमें से 440
600 से अधिक अंक वाले हैं और इस मेरिट पर उन्हें प्राइवेट कॉलेज भी दाखिले के लिए नहीं बुलाएगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद सरकार के दो दावे किए। पहला, अगर नकल हुई या पेपर लीक हुआ तो कैंडिडेट के नंबर कम क्यों आए। दूसरा ये कि मेरिट लिस्ट में संदिग्ध सेंटर से नाम क्यों नहीं है। लेकिन पुलिस की जांच जारी है और एनटीए उसमें पूरा सहयोग करेगी। पुलिस जांच में एनटीए कितना सहयोग कर रही है, इसके बारे में कल पटियाल ने आपको बताया था कि नीट पेपर लीक का दावा करने वाली पटना इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की कॉपी नहीं दी जा रही है। जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने अधिकारियों को दिल्ली आकर एनटीए से जरूरी कागजात मांगने के लिए इजाजत दी तो उसको लेकर कुछ हलचल जरूर है, लेकिन पटियाल चाहता है कि एनटीए और शिक्षा विभाग अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहे कि नकल होती है तो आरोपी सेंटर के लड़कों के नंबर कम क्यों आते हैं। यह एनटीए की सारी पड़ताल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी बताना। तब नकलची मेरिट लिस्ट में टॉप करते अगर ऐसा नहीं हुआ होता। इसलिए नीट ने ना तो पर्चा लीक हुआ और ना ही कोई गड़बड़ी हुई, फिर इनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुरू से कह रहा है कि अगर 0.001% भी गलती हुई तो सुधार होना चाहिए। कहानी की शुरुआत में पटियाल ने दो तस्वीरें दिखाई थी, नालंदा का गौरव और एनटीए का पतन। नकलचियों के नंबर नहीं आए तो नकल नहीं हुई, ऐसा कहने वाले हमको 800 साल पहले क्या हुआ था वहां लेकर जाते हैं उनको। हम ऐसे कुतर्क विद्या का विनाश करते हैं और एनटीए यही कर रहा है। पेपर लीक पर कुतर्कों वाला एनटीए आज के वक्त का बख्तियार खिलजी ही बन गया है। आक्रांता बख्तियार खिलजी ने साल 1190 में नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आग में 3 महीने तक जलती रही। लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी। आक्रमण करने वाले भारत की विद्या का विनाश करना चाहते थे, भविष्य खत्म करना चाहते थे, भारतीय एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करना चाहते थे। यह क्यों ना माना जाए कि एनटीए भी छात्रों के भविष्य विनाश में ही लगा हुआ है। 800 साल पहले आग में विश्वविद्यालय जला था, आज अन्याय की आग में नीट कैंडिडेट्स का तन जल रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब गर्मी में बचे हाहाकार का परीक्षण होगा। क्या है यह हाहाकार? मुर्दा घरों में अचानक लाशों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में गर्मी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास दिमाग खराब होने के केस बहुत आ रहे हैं। घर का बजट भी बिगड़ रहा है, क्योंकि पानी और बिजली खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। गर्मी का यह दर्द केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ तापमान सबसे बड़ी समस्या है। मई और जून के महीने में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान नई बात नहीं है। गर्मी और लू की वजह से मौत भी होती रही है, लेकिन इस साल गर्मी में टेम्परेचर नए रिकॉर्ड बना चुका है। खासतौर पर जून का महीना जानलेवा साबित हो रहा है। सबसे पहले आप देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 48 घंटे के भीतर हीट स्ट्रोक से 5 लोगों की जान चली गई। गर्मी की चपेट में आने वाले 46 मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आंकड़े और भी डरावने हैं। अस्पताल के मुर्दा घर में आज दोपहर तक 40 लाशों का दावा किया गया। डीडीयू अस्पताल में इतनी लाशें कब और कैसे आई? क्या गर्मी की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाता मनोज वर्मा खुद दिल्ली के डीडीयू अस्पताल के मुर्दा घर में दाखिल हुए। तो मॉर्चरी के अंदर का मंजर क्या था देखिए जरूर, लेकिन हां, एक चेतावनी जरूर है कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जो ये मौत हो रही है वो किस वजह से हो रही हैं, इस बात को पुख्ता करने के लिए जब हम मॉर्चरी के अंदर दाखिल हुए तब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसी अस्पताल की मॉर्चरी के अंदर एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। इतना ही नहीं, हमने
यहाँ के जब कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तब कर्मचारियों ने भी हमें ये बताया कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और जो डेड बॉडी है वो अस्पताल के अंदर लगातार आ रही है। इतना ही नहीं, जो परिवार के लोग मॉर्चुरी के बाहर मौजूद थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने हमें ये बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो रही है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार मौत किस वजह से हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या गर्मी ही मौत की वजह है, इस बात का खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। दिल्ली के अस्पतालों की डरावनी तस्वीर और वहां का हाल आपने देख लिया है। एनसीआर के 2 और शहरों से गर्मी और मौत का हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में बीते 24 घंटे में मौत के 30 मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद के बगल के शहर नोएडा में 24 घंटों में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। गाजियाबाद और नोएडा में 44 लोगों की मौत का कारण भी हीट वेव ही बताया जा रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम करवाकर इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि मौत की असल वजह गर्मी ही है या कुछ और। 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब पटियाला आपको बताएगा कि हीटवेव और गर्मी भीषण होकर भी कैसे आपके शरीर के लिए नई मुसीबत सामने ला रही है। इस बार टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इतनी गर्मी शरीर के कई अंगों पर असर डालने लगी है। आप मेरी दाईं तरफ ह्यूमन बॉडी से जुड़ी कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। गर्मी में किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां अचानक बढ़ने लगी हैं। गर्मी में कम पानी पीने की आदत और उससे होने वाला डिहाइड्रेशन किडनी में स्टोन का संकट बढ़ा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना हो गया है। स्किन डिजीज के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने एक स्टडी की है और उनका दावा यह है कि गर्मी का असर इंसानी दिमाग पर भी पड़ रहा है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। स्टडी पर एम्स के एक्सपर्ट को सुनिए। भीषण गर्मी के वजह से दिमाग के ऊपर काफ़ी गंभीर इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये है कि खून का जो गाढ़ापन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से मरीज को लकवा या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही भयानक चीज़ है, जिसके वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं मिला तो उसको दौरे पड़ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, हाथ या पाँव में कमज़ोरी आ सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गर्मी में या तो हमें जाना अवॉइड करना चाहिए और हमें काफ़ी पानी पी के अच्छी तरह हमें हाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब पटियाला आपको जीवन रक्षक गाइडलाइंस बताने जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोशिश हो तो लिख भी लीजिए, काम आएंगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर ना निकलें। प्यास लगे या ना लगे, लगातार पानी पीते रहें। सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने। बाहर जाएं तो सिर को ढक कर रखें। टोपी या छाते का इस्तेमाल करें। प्रोटीन से भरपूर ताजा खाना खाएं। बच्चों और पेट्स को खड़ी गाड़ी में किसी भी हाल में अंदर छोड़कर जाने की गलती ना करें। बेहोशी या बीमारी की हालत हो तो डॉक्टर के पास जाएं, खुद इलाज ना करें। ORS, लस्सी, शिकंजी, नींबू पानी जैसी चीजें ही पिएं। शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप शराब और उस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी जान को और खतरा बढ़ता हो। इसमें चाय कॉफी भी शामिल हैं, उसका सेवन ढंग से करें। यह सब बहुत डरावना है। सबके मन में सवाल एक ही है कि गर्मी से राहत कब मिलेगी। पटियाला ने IMD की मदद से इसका जवाब तैयार किया है, आप भी सुन लीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो हमारा अनुमान है कि थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट आएगी और उसके लिए हमने पंजाब हरियाणा आज ऑरेंज अलर्ट रखा है, लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी आज के लिए रेड अलर्ट है और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ये कंडीशंस ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा क्या है कि वार्म नाइट भी प्रिवेल कर रही हैं, मीन जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण इंक्लूडिंग NCR दिल्ली।
हीट वेव किस कदर जानलेवा हो सकती है, इसकी एक तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है। यहां कानपुर में गर्मी से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ब्रजकिशोर 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर झांसी जा रहे थे, लेकिन स्टेशन के बाहर ही चक्कर आकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वहां तैनात दरोगा उनका वीडियो बनाने लगे। बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और लोग सवाल खड़े ये कर रहे हैं कि तत्काल हेड कांस्टेबल को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी वीडियोग्राफी क्यों होती रही। गर्मी की डरावनी तस्वीर पटियाला को मिल ही रही है अलग अलग इलाके से। एक विमान से भी इसी तरह की तस्वीर आई। एक विमान में फंसे यात्रियों की यह कहानी है। विमान के भीतर यात्री थे और एसी बंद था। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हालात बहुत बिगड़ गए। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। सफर के दौरान फ्लाइट का एयर कंडीशनर करीब 1 घंटे तक बंद रहा। एसी नहीं चलने की वजह से अंदर बैठे मुसाफिरों की हालत खराब होने लगी। 42 डिग्री तापमान में कई मुसाफिरों की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आई। फिर क्या हुआ उसके बाद? पटियाला ने कुछ दिन पहले आपको यह भी बताया था कि गर्मी अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। जिस तरह से आपको चाहे फ्लाइट में हो, जमीन पर हो, तकलीफ हो रही है, उसी तरह से आपके दफ्तरों में कामकाज करने का वक्त, बच्चों के स्कूल की टाइमिंग, हमारा खाना पीना। मैंने इसकी वजह यह भी बताई थी कि अगर गर्मी ऐसे ही चलती रही तो कई नई चीजें जन्म ले सकती हैं। यह भविष्यवाणी थी जो अब सच साबित हो रही है। मसलन गर्मी से बचने के लिए कम्युनिटी कूलिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा ही कम्युनिटी कूलिंग सेंटर बनाया गया है। लखनऊ नगर निगम ने शहर के कई हिस्सों में कम्युनिटी कूलिंग पॉइंट्स बनाए हैं। कम्युनिटी कूलिंग पॉइंट्स में ठंडे पानी, ठंडी हवा के बीच लोग चाहें तो गर्मी से राहत पाने के लिए बैठ सकते हैं या फिर आराम भी कर सकते हैं। जसनबे चौराहे पर यह कूलिंग पॉइंट बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो लोग भीषण गर्मी की चपेट में आए हुए हैं उनको थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ मौका दिया जाता है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए प्याऊ लगाया गया है। 2 बड़े बड़े घड़े यहाँ पर रखे गए हैं जिनमें ठंडा पानी उपलब्ध है। जो लोग यहाँ आते हैं रुकने के लिए, जिनको प्यास लगती है, वो आकर के यहाँ पानी पी सकते हैं। आप भीतर भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ कूलर लगाया गया है जिससे लोगों को जो हीट वेव चल रही है उससे कुछ राहत मिल सके। गर्मी से निजात दिलाने के लिए यूपी की राजधानी में कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। राजधानी का यह जल संकट दिल्ली के वीआईपी इलाके तक पहुंच गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में कल आपने दिल्ली के वीआईपी इलाके लुटियंस जोन में पानी की किल्लत की तस्वीरें और रिपोर्ट देखी थी। यहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और नौकरशाह रहते हैं। इस इलाके में पानी की सप्लाई का जिम्मा एनडीएमसी के पास है। संकट पर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन को सुनिए। एनडीएमसी में लगभग 2,60,000 स्थायी लोगों को हम पानी देते हैं प्रतिदिन और लगभग 13 से 15 लाख हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जिनको हम पानी देते हैं। हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक तरफ विवेकानंद कैंप है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन भी है, आरएमएल हॉस्पिटल भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है, प्रधानमंत्री आवास है, सभी कुछ है। लेकिन हम भी, हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज हैं और उस लिमिटेड सोर्सेज में हम 60 mld पानी को अपने यहाँ रिजर्वायर में रखते हैं। 30 mld पानी हमारे पास स्टेट वे जल बोर्ड से आता है और हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 125 mld की है। आज हमारे पास जो पानी हमको मिल रहा है वो लगभग 75 से 80 mld के आसपास मिल रहा है और इसमें जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वो है गोल मार्केट, बंगाली मार्केट का जो एरिया है, यहाँ पर लगभग 50% के आसपास पानी कम आ रहा है। बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को एक आप कुशल प्रबंधन से ही ठीक कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट से ही आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को फोर्स ही कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये दिल्ली सरकार से ये कहना है कि आपको इस समस्या के समाधान के लिए जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनको रिवाइव करना था, आपने कुछ नहीं किया। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं। गर्मी भगाने के लिए जो लोग एसी चला रहे हैं वो ध्यान से सुने। क्या आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एयर कंडीशनर पर होने वाला बिजली का खर्च भी बढ़ जाता है?
ये एसी चलाने का खर्च नहीं है, बल्कि तापमान के हिसाब से कमरे को ठंडा करने का खर्च है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, एक्सपर्ट से समझिए। अगर आप बाहर का टेम्परेचर देखें जो आजकल 45, 46, 47, कभी न्यूज़ में भी अभी आया था कि 52 डिग्री तक भी रीच हो गया था, तो ऑटोमेटिकली एसीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो अराउंड 36, 37 डिग्री होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस और वेरियस हेल्थ स्टैंडर्ड्स को देखें तो 24 डिग्रीज हमारी बॉडी के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, जहाँ पे हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हमें कंफर्टेबल भी फील होता है। तो ऑटोमेटिकली 24 डिग्री तक उसको अगर अचीव करना है तो एसीज़ को काफ़ी रन करना पड़ेगा, एंड जितना एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही एसी की रनिंग बढ़ेगी एंड पावर कंजम्पशन बढ़ेगी। अब पटियाल बढ़ते तापमान के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ब्लास्ट के खतरे का परीक्षण करेगा। भारत में लिथियम बैटरी वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आप में से भी कई लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तापमान बढ़ा तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेफ हैं? ज्यादा तापमान में बैटरी में आग तो नहीं लग जाएगी? क्या बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है? ऐसी कई आशंकाएं आपके मन में भी जरूर होंगी। एक एक करके सबको दूर करूंगा। पटियाल ने लिथियम बैटरी पर रिसर्च की है। 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली यह कि लिथियम बैटरी का चार्जिंग के वक्त तापमान 0 से 45 डिग्री तक होना चाहिए। दूसरी ये कि जब वाहन चला रहे हो तो बैटरी का टेम्परेचर -20 से 60 डिग्री तक हो सकता है। तीसरा दावा यह सामने आया है कि लिथियम बैटरी 15 से 35 डिग्री तापमान में ज्यादा सेफ रहती है। ऐसे में जब बाहर का तापमान 50 छू रहा हो और लगातार बैटरी गर्मी के संपर्क में हो तो क्या बैटरी डैमेज होगी? इस सवाल के जवाब में हमने ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी के मालिक राजीव तुली से बात की है। सुनिए ईवी बैटरी पर आशंकाओं के जवाब। अब जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ लिथियम आयन के साथ जो ई रिक्शाज आ रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनमें इनबिल्ट बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। लगभग सभी जो ई व्हीकल्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब में 60 डिग्री से ऊपर तक के टेम्परेचर को वो बहुत आराम से झेल सकते हैं। और उसके बाद भी कट ऑफ है, उसके बाद वो बैटरी उसके बाद वो ट्रिप हो जाएगा और फायर की कोई किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो फायर का इंसिडेंस उसमें नहीं होगा। आपने कुछ 2 व्हीलर्स में ये फायर के इंसिडेंट्स देखे होंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं भी 4 व्हीलर या 3 व्हीलर में कोई फायर के इंसिडेंट्स ऐसे लिथियम आयन में आए हैं, क्योंकि जो BMS है वो अच्छा BMS अब सब कंपनीज यूज करती हैं। हलवाई अपनी मिठाई को खराब कहां बताता है, इसलिए हमने मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष से बात की, ताकि आपकी आशंका पूरी तरह से दूर हो सके। आशंका नंबर 1, क्या बढ़ते तापमान के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में आग लग सकती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के लिए सेफ टेम्परेचर क्या है? अब इसका जवाब आप एक्सपर्ट से सुनिए। कि जो बैटरीज हैं आपकी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन होती है। अगर आप अपने गाड़ी जो भी आपने अगर ख़रीदी हुई हैं तो उसका जो यूज़र मैनुअल होगा उसमें बैटरी के स्पेसिफिकेशंस दिए होंगे, या गाड़ी मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पे उसका सारा टेक्निकल डिटेल्स होगा। तो उसमें आप देखेंगे या तो वो 45 डिग्रीज तक या 50 डिग्रीज या 60 डिग्रीज तक के टेम्परेचर के लिए डिज़ाइंड है। तो दे विल कम विद BMS, और BMS में भी आजकल स्मार्ट BMS के साथ आएगा। तो वो टेम्परेचर भी मॉनिटर करेगा, सेल का जो वोल्टेज है इंडिविजुअल सेल का उसको भी मॉनिटर करेगा, और उसके हिसाब से बैटरी का परफॉर्मेंस बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हमारे समझ में जो है कि या तो ज़्यादा उसमें थरो टेस्टिंग करके वो मार्केट में नहीं लाई गई थी बैटरीज, या लोकल मैन्युफैक्चरर थी कि जिन्होंने कभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्हीं में ही फायर के इंसिडेंसेस हैं। आपको स्टैंडर्ड गाड़ियों में और स्टैंडर्ड बैटरी पैक्स में आपको ये इंसिडेंसेस कम मिलेंगे। अब आशंका नंबर 2, गर्मी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ क्या लंबी ड्राइव पर निकल सकते हैं? टेम्परेचर ज्यादा हो तो एसी चलाकर ईवी में कितनी दूर तक सफर किया जा सकता है? क्या गर्मी में एसी चलाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज कम हो जाती है? इसका भी जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। कोई खतरा नहीं है, केवल रेंज का फर्क पड़ेगा। वही कहा ना कि एसी का लोड है वो बैटरी को ही सप्लाई करना है, आपके पास कोई और ऑक्सिलरी पावर सोर्स है नहीं कि जो फुल एसी को चला सकेगा। तो एसी जो पावर डिराइव करेगा वो बैटरी से ही लेगा, तो उससे आपकी रेंज ज़रूर अफेक्ट होगी। नॉर्मली ड्राइवर्स तो अपने आप ही मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा बहुत तो ब्रेक ले ही लेते हैं,
तो उतना ब्रेक सफिशिएंट है कि अगर आप ले रहे हैं तो गाड़ी थोड़ी कूल डाउन हो जाए। वो तो एक जनरल कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि एग्जैक्टली ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इतने किलोमीटर के बाद आपको जो है ब्रेक लेना मैंडेटरी है। यानी लंबे सफर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कूलिंग के लिए 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा रुकना बेहतर है। अब आशंका नंबर 3, क्या धूप में ज्यादा देर तक पार्क ई व्हीकल में आग लग सकती है? जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं तो उसका एल्गोरिदम इस चीज़ की टेक केयर करेगा, और 60 डिग्रीज 45, 50, 60 ऐसा ये डिज़ाइंड है, तो उसके लिए वो हाँ। मौसम का ई व्हीकल पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे कुछ नहीं, कोई खास नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। इस बार का जो टेम्परेचर है ये एक अलग कैटेगरी हो गया। अभी तक ऐसा रिपोर्टेड है नहीं कि भाई टेम्परेचर लगातार आपका इतना लंबा चल रहा है, कहीं 48 गया, कहीं 50 गया है। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है कि जो हमने देखा है कि 50 नॉर्मल सिटीज़ में जा रहा है या 48 जा रहा है। तो अब इस साल के डेटा के बेसिस पे आगे प्रेडिक्शंस होंगे। अभी तक तो ये डेटा था ही नहीं, तो इस बार जो डेटा आएगा इस साल का, दैट विल टेल यू कि भाई हाउ दिस बैटरीज विल परफॉर्म, वेदर देयर इज सम इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और नॉट। पब्लिक इंटरेस्ट में ये पटियाल की कोशिश थी। ईवी पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, उनका प्रयोग बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके बारे में लोगों को सही जानकारी भी मिलती चाहिए। पटियाल आशंका मिटाता है, सच्चाई बताता है, क्योंकि पटियाल का मंत्र है पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। अब पटियाल ऑनलाइन शॉपिंग के अत्याचार का परीक्षण करेगा। हम सबके जीवन में घर बैठे सामान की डिलीवरी बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन खरीदारी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब गुजरते दिन के साथ शिकायतें भी इसको लेकर बढ़ने लगी हैं। पटियाल कहेगा अत्याचार बढ़ रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसके लिए पटियाल आपको 2 कहानियां दिखाएगा। यहां पर मंगवाई किताब और मिला कोबरा, वो भी जिंदा। तो दूसरी, मुंबई में मंगाई आइसक्रीम, लेकिन उसमें इंसान की उंगली मिलने का दावा किया गया। आज पटियाल आपको बारी बारी से कोबरा और आइसक्रीम में उंगली का क्लाइमैक्स बताएगा। मतलब यह हुआ कि पटियाल उस आदमी के पास तक पहुंच गया है जिसकी उंगली आइसक्रीम में मिली है। पहले बात अमेजॉन की डिलीवरी से निकले जिंदा कोबरा की कर लेते हैं। क्या हुआ? बंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल ने अमेजॉन से किताबें ऑर्डर की, तय समय पर पार्सल डिलीवरी के लिए घर पहुंचा। पार्सल को रिसीव करते वक्त उसमें कुछ हलचल महसूस हुई। जब पार्सल के थोड़े से हिस्से को काट कर देखा गया तो पैरों के तले से उस कपल की जमीन खिसक गई। पार्सल में जिंदा सांप मौजूद था। ऑर्डर करने वाले ने तुरंत वीडियो बना लिया। सांप जहरीला कोबरा था। किताब की जगह कोबरा की डिलीवरी पाने वाला परिवार बिल्कुल सहम गया। उनका कहना यह है कि सांप अगर टेप से चिपका ना होता तो उनका परिवार किसी अनहोनी का शिकार हो सकता था। किताब मंगाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको सांप की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन हो गया ऐसा ही। अब पटियाल ये सोच रहा है कि डिब्बे में कोबरा पैक किसने किया होगा। यह लापरवाही की घटना है या कोई सोची समझी चाल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेजोन के डिब्बों में वन्य जीवों की तस्करी हो रही है? कोई सांप के जहर का रैकेट तो नहीं है ये? पार्सल गलती से इंजीनियर के घर पर तो नहीं पहुंच गया? या फिर गोदाम में सांप खुद डिब्बे के अंदर घुसकर बैठ गया होगा? पटियाल तो अभी यह भी नहीं बता सकता कि इस मामले की जांच पुलिस तक पहुंची या नहीं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या किसी अन्य संदर्भ में पुलिस को जांच हर हाल में करनी चाहिए। अगर यह घटना विदेश में हुई होती तो इस कंपनी पर मोटा जुर्माना लगाया जाता। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहें तो कंपनी से हर जाने की मांग कर सकते हैं। इंजीनियर ने अमेजॉन से शिकायत की। इस पर कंपनी का क्या जवाब है आप वो भी सुन लीजिए। अमेजॉन ऑर्डर से आपको हुई असुविधा के बारे में जानकर हमें खेद है। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो। कृपया जरूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पर शेयर करें। हमारी टीम अपडेट के साथ जल्द ही आपसे संपर्क करेगी। ये अमेजॉन का जवाब आया होगा। कंपनी की लीगल टीम ऐसे स्टैंडर्ड जवाब हमेशा तैयार रखती है। ईमेल लिखो या मैसेज करो तो ये जवाब ऑटो रिस्पॉन्स मोड में आपके पास पहुंच जाते हैं। पटियाल का मानना यह है कि ग्राहक को अपने साथ हुई ज्यादती का हर्जाना लेने का अधिकार है। इन कंपनियों को अपनी लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। हम इन्हें पैकिंग और डिलीवरी के लिए जो पैसा देते हैं वो किताबों की जगह कम से कम कोबरा तो डिजर्व नहीं करता।
सरकार ने आज खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपए है, कपास का एमएसपी 7,121 रुपए है, रागी के लिए 4,290 रुपए, मक्का के लिए 2,225 रुपए, मूंग दाल के लिए 8,682 रुपए, तूर दाल के लिए 7,550 रुपए और उड़द दाल के लिए 7,400 रुपए मूल्य तय किया गया है, यानी एमएसपी। मूंगफली के तेल के लिए एमएसपी 6,783 रुपए है। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र को पटियाल की बात समझ आ गई है। उन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोटर का भी काम करेंगे। देवेश ने नतीजों के बाद यह कहा था कि मुस्लिम और यादव वोटर उनके पास काम लेकर ना आए। देश के बुजुर्ग ऑनलाइन फ्रॉड के निशाने पर हैं। जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा है वो ज्यादा खतरे में है। गाजियाबाद में एक महिला के पास फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया। दावा किया कि बुजुर्ग महिला के नाम से आए कोरियर में अवैध चीज है। महिला डर गई, उनसे 47 लाख रुपए ठगे गए। इसी तरह मुंबई में 60 साल के एक बुजुर्ग को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया और फिर 2 करोड़ 60 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।